हेलो गाइस, वेलकम टू BMS एकेडमी। आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें डेली 10 MCQs रहेंगे किसके, विजन IAS मैगज़ीन के। तो ये सीरीज़ हमारे पूरे जो विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ है, फर्स्ट से लेके मैक्सिमम 35 तक रहती हैं, उन पे ये लेक्चर बने जाएंगे। ठीक है, तो आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। देखिए, MCQs करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें पेपर में। नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, नाउ व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352, जिसमें कि एक आती है इंटरनल इमरजेंसी एंड एक आती है एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, इन चीज़ों का अभी हम समझेंगे। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। सेकंड, emergency can be extended for an indefinite period with approval of parliament for every 6 months. Resolution approving the proclamation of emergency must be passed by a majority of 2/3 of the total membership of the house. Resolution approving, ठीक है। Revocation of national emergency does not require approval of the parliament. यहाँ पे देखिए, जो नोट करेक्ट है वो है ऑप्शन सी। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। देख लेते हैं एक एक स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। दैट इज़ ट्रू। देखिए, पहले जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने क्या करी थी, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करी थी विदाउट क्या हुआ था, रिटन में दिए बिना ही उन्होंने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई और बाद में कैबिनेट को बताया, और इस चीज़ को लिमिट करने की कोशिश करी गई। देखिए, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो अगर 44th अमेंडमेंट 1978 की बात होती है ना, तो ये मैक्सिमम चीज़ों को सही करने के काम करती है। तो ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया था। इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। यस, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इनडेफिनिट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months। यस, देखिए पहले था कि एक बार अप्रूवल हो गई, मतलब पहले जो पीरियड था, अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होती है तो विद इन 2 months के अंदर पार्लियामेंट में अप्रूवल चाहिए होता था, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। बट क्या हुआ, सिंपल मेजॉरिटी से चाहिए होता था, लेकिन क्या हुआ, बट 44th अमेंडमेंट ने इस चीज़ को चेंज करा और ये स्पेशल मेजॉरिटी से कर दिया गया। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से कर दिया गया और इस चीज़ का टाइम कम करके 1 month कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें समझते जाइएगा। और ये अगर मान लीजिए अगर एक बार हो जाती है, पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट passes this proclamation of emergency by special majority, then it can be extended for indefinite period, but क्या होगा, कंटिन्यूसली 6 month के अंदर उस चीज़ को आगे एक्सटेंड करने के लिए क्या किया जाएगा, अप्रूवल पास किया जाएगा। ठीक है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के ही द्वारा। ठीक है, तो जो ये है, रेवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ही प्रोक्लेमेशन दी गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके लिए, आर्टिकल 352 के अंडर, किस चीज़ के लिए, नेशनल इमरजेंसी के लिए, वैसे एक रिवर्स प्रोक्लेमेशन जारी की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। उसमें क्या होएगा, उसमें ये रेवोकेशन हो जाएगी इस नेशनल इमरजेंसी की। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसमें से ये गलत है। देखते हैं वो कैसे गलत है। देखिए, इस केस में जो ये बात कही गई है ना स्पेशल मेजॉरिटी की, वो इम्पोर्टेंट मायने रखती है। स्पेशल मेजॉरिटी, इसका आगे देखते हैं हम, जैसे कि पार्लियामेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of the members of that house present and voting,
ऐसा ही प्रेसिडेंट के केस में जब इम्पीचमेंट होती है वैसा ही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें कहा पहला पॉइंट क्या है, अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। मान लीजिए टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, मैं केस लेके चल रहा हूँ पुराना 545। अभी देखिए ऐसा है कि 2 मेंबर्स 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो 2 मेंबर्स लोकसभा का केस बता रहा हूँ मैं, उसमें क्या होता था 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन अभी जो स्ट्रेंथ रहेगी 543 रहेगी। बट मैं पुराना केस लेके चल रहा हूँ, समझने में आसानी होगी। इसका टोटल मेंबरशिप मतलब मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी आ गई पहली बात, तो कितना हो गया 545 का हाफ प्लस 1 कितना हो गया 245, इसका आ गया 272 प्लस 1 के आसपास रहेगा, तो इसका आ जाएगा 273। इतने मेंबर्स की सहमति होना ज़रूरी ही है, बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन लास्ट में भी आपको मिलेगा, ठीक है, जो इस चीज़ को एप्लीकेशन वे में पूछा गया है 273। और जो दूसरा केस बताया गया है एंड है यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए जब आप पॉलिटी लॉज वगैरह पढ़ते हैं तो ये इन चीज़ों का और नहीं है, यहाँ पे एंड है। तो मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, वेट फॉर अ व्हाइल, मान लीजिए जो मेंबर प्रेजेंट थे वो थे 500, अब प्रेजेंट थे मतलब 520 के आसपास प्रेजेंट थे। मान लीजिए कोई इतना इंपॉर्टेंट बिल था जिसमें 520 मेंबर्स प्रेजेंट थे, बट 20 ने अब्सटेन कर दिया वोट करने से, वोट देने से मना कर दिया। उसमें क्या होगा 500 ने वोट दिया और उसमें से कम कितनी मेजोरिटी चाहिए 2/3। इसका जो भी आएगा उतने वोट, उतने बंदों का कम से कम उस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के जो रेजोल्यूशन दिया जा रहा है उसमें उनका वोट उस हक में होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आया, ये कम से कम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 166 के आसपास आएगा, मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 14,162, ये 334 के आसपास आ जाएगा। तो इतने बंदों का तो होना ही चाहिए। अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग ज़्यादा हैं तो कम से कम इतनी लिमिट फुलफिल होनी चाहिए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को पास करने के लिए। एंड दिस वाज होल सिनेरियो। अभी आगे का देख लेते हैं। बट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर डेमोक्रेसी बीइंग द मोस्ट प्रेवलेंट एंड बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये किससे पूछा गया है, डेमोक्रेसी की विशेषताएं और उसके जो घाटे हैं उस बेस पे पूछा गया है। तो अगर आप अच्छे से समझते हैं इंडियन जो डेमोक्रेसी है, जो कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या लगता है स्टेबल होती है? गलत। देखिए ऐसा है, कभी भी सरकारें गिर जाती हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, अगर अलाइंस में है, और अगर अलाइंस में जो गुट हैं उनमें मतभेद हो गए तो वो अपना समर्थन खींच लेंगी और क्या हो गया, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो स्टेबल नहीं है। पहला तो हो गया गलत, तो इससे क्या हो गया, ए एंड डी इज़ एलिमिनेटेड। अब बचा 3 एंड 2 एंड 3। इसका मतलब 3 तो सही है। इट एक्सट्रैक्ट्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। यस ऑफ कोर्स, आपको पता है अकाउंटेबिलिटी, वहाँ पे जाके सरकार जवाब दे है। जो आपको लोकसभा टीवी में क्या होता है, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स, बिजनेस जो दिखाया जाता है हाउस का, किस तरह से प्रोसीडिंग हो रही है, पूरा का पूरा दिखाया जाता है। उसी चीज़ों पे, उन्हीं चीज़ों पे क्या बनती है, न्यूज़ बनती है और लोग देख रहे होते हैं एंड एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। यस, दिस इज़ राइट। इट एंश्योर्स क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग। क्या लगता है? अरे नहीं, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन। क्विक नहीं हो पाता यार। देखिए इतना लंबा प्रोसीजर है,
इतना लंबा प्रोसीजर है, कैसे लोकसभा में बिल लाया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी, उस अगर पास हो जाता है तो कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, उसमें डिस्कशन होएगी। अगर दोनों में मतभेद हो जाते हैं तो वो बिल रुक जाएगा। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो अगर रुक गया कुछ टाइम पैटर्न के बीच में, मान लीजिए 6 मंथ, तो क्या होगा, उसके बाद जॉइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान है इन ऑर्डिनरी बिल केस। तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है वैसे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इंश्योर्स द एलिमिनेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, ये भी गलत है। ये पॉलिटिकली इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। जैसे कि लिमिटेशंस, यहाँ पे आप देखेंगे डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। समझ पा रहे हो, सभी को, चाहे पुअर हो चाहे कम पढ़ा लिखा हो, कोई भी वहाँ पे अपने एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी लाने में मदद करती है एंड इनहांसेस डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। समझ पा रहे हैं? तो दिस वाज द थिंग एंड इट डज नॉट इंश्योर इकोनॉमिक इक्वालिटी। यहाँ से आपका फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एंड डिलेज इन डिसीजन, जैसे मैंने आपको बताया, एंड फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप, बिग डिसीजन अफेक्ट गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो दिस वाज द होल क्वेश्चन। आशा करता हूँ समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू फ्रीडम। इस केस में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल जो एक पार्ट है, एक फंडामेंटल राइट्स हैं। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। उनके सब पार्ट्स हैं जो कि आर्टिकल के बेस में 12 से लेके 35 तक, कहाँ 14 से एक्चुअली, ठीक है, 14 से लेके 35 तक आपका एग्जैक्टली 32 तक है, ठीक है, 35 तक क्या है, मेंशन है। अब आपको पता होना चाहिए राइट टू फ्रीडम किस में है। अभी देखते हैं इस केस को। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, यहाँ तक समझ आ गया। अगर अब आपको ये पता है तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट टू असेंबल पीसफुली, ओके, देखते हैं इसको। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, इसको भी देखते हैं। राइट टू स्ट्राइक, अरे राइट टू स्ट्राइक ये कैसा है? यहाँ से आप कहीं ना कहीं अपना सोच को ब्रॉड करके इस ऑप्शन को गलत कर देते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 4 या 1 to 4। अगर आपको पता है, अगर आप न्यूज़ वगैरह में इंडल्ज हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, उसमें कहा है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनटिल एंड अनलेस they are not getting violent this protest should be continued। समझ पा रहे हैं? फार्मर्स का प्रोटेस्ट, उन्होंने कहा है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, जैसे कि आपके इसमें बताया गया। ये है आपका आर्टिकल 19 में क्या गया है? फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं 19 क्लोज 1 क्लोज ए, सब क्लोज ए। ये है पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज बी, क्लोज 1 सब क्लोज बी एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, ये आपका सी। ओके, तो ये दोनों आर्टिकल्स तो सीधे सीधे आर्टिकल 19 के अंदर हैं, बट ये गलत है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। राइट टू स्ट्राइक, राइट टू प्रोटेस्ट इज समथिंग एल्स एंड राइट टू स्ट्राइक इज समथिंग एल्स। एंड आपको पता है दिस इज़ वेरी फेमस आर्टिकल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। सो हमने ये डिस्कस करा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम है, ये वाला पार्ट। तो आंसर वुड बी सी। Question number 4, seismic activity in the context of seismic activities of the earth but are swarms. The amount of energy released in the earthquake
गलत, ये तो सिस्मिक एनर्जी होगी ना। ओके, अर्थक्वेक के द्वारा जो वेव्स रिलीज होती हैं उनको सिस्मिक एक्टिविटीज़, ठीक है, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। और जो एनर्जी, सिस्मिक एनर्जी, अब्रप्ट मूवमेंट ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल डाउन हिल इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। आप जब पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में जब वेदरिंग एरोजन वाला कंसेप्ट आता है तो वहाँ पे मास मूवमेंट आता है, ठीक है। तो लैंड स्लाइडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मास मूवमेंट, तो ये लैंड स्लाइडिंग की डेफिनेशन है। एंड ऑप्शन डी, जैसे ऑप्शन सी देख लेते हैं सबसे पहले। दिस इज द आंसर एक्चुअली। न्यूमरस अर्थक्वेक्स दैट अकर लोकली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी मेन क्वेक्स। देखिए, जब अर्थक्वेक आता है तो थोड़े थोड़े पहले शॉक्स महसूस होंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े, और यहाँ पे मेन शॉक रिसीव हुआ और यहाँ पे एक ग्राफ में एक्चुअली प्लॉट करा गया, ठीक है, और एक लगातार झटके महसूस हो रहे हैं। बट अर्थक्वेक स्वॉर्म में क्या होता है, एक मेन शॉक तो आता ही नहीं है, डिसकंटिन्यूटी में चलता रहता है, थोड़े थोड़े शॉक्स ऑब्जर्व होते रहते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े शॉक्स ऑब्जर्व होते रहेंगे। तो ये न्यूमरस अर्थक्वेक्स दैट अकर लोकली ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी मेन क्वेक्स। मेन जो अर्थक्वेक का पॉइंट है, जैसे इस केस में है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो दैट इज अर्थक्वेक स्वॉर्म्स। एंड जो लास्ट है वो ये है, इसको कहा जाता है माइक्रोसिज्म। माइक्रोसिज्म, a more or less continuous motion in the earth that is unrelated to earthquake. अनरिलेटेड टू, देखिए ऐसा है कि ट्रेमर्स महसूस होते रहते हैं हमारे अर्थक्वेक में। अर्थक्वेक में सिस्मिक जैसे कि वेव्स, कहीं ना कहीं आप जब धरती के साथ कान लगा के देखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको ऑब्जर्व होता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इतना डैम्स हैं, पानी का प्रेशर है, नदियाँ चल रही हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रही हैं, ठीक है, और होती रहेंगी, तो क्या होगा, वेव्स जनरेट हो रही हैं, ट्रेमर्स थोड़े थोड़े महसूस हो रहे हैं, तो दैट इज़ माइक्रोसिज्म इन सिंपल टर्म्स। आगे देख लेते हैं। चक हो वॉज रिसेंटली seen in the news is a bamboo dance of Mizoram, black rice variety of Manipur, traditional headgear of Assam, and Buddhist festival of Sikkim. And answer is black rice variety of Manipur. Why it is in news? Because it got GI tag. अभी देखते हैं इस चीज़ के बारे में। black rice of Manipur, also called chakhao. This is black rice, and this black color of these rice is due to anthocyanin agent. It is a pigment which gives color. आपको अनियन में रेड कलर मिलेगा, रेड अनियन, ठीक है, अनार में रेड कलर मिलेगा, ठीक है। और ये जो इस एंथोसाइनिन, ठीक है, इस पिगमेंट की वजह से ये कलर मिलता है इस राइस को, ठीक है। और डीप ब्लैक कलर एंड हाई बाई वेट, मतलब कि अगर कंपेयर किया जाए किसी और राइस के साथ और किसी कलर के राइस के साथ, तो इनका वेट हायर होता है, ठीक है। तो इस केस में आपको ये जाना था, चक हो ब्लैक राइस मणिपुर से रिलेटेड है और इसको जीआई टैग मिला है। बट अब हमें जीआई टैग के बारे में जाना है। जीआई और जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो जीआई टैग इंडिया के पर्सपेक्टिव में दिया गया था वो कहाँ पे, दार्जिलिंग टी को दिया गया था। सुना होगा आपने दार्जिलिंग टी के बारे में। वो ये चीज़ दिखाता है, अ साइन गिवन टू सर्टन प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ठीक है, रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर रीजन, टाउन, कंट्री, कहीं से भी हो सकता है, स्पेशलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। एंड ऐसा है, जो कोई प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मेथड से बनाया जाता है एंड सर्टन स्पेसिफिक क्वालिटीज़
ऑब्वियसली बहुत मशहूर है, बहुत स्वादिष्ट होती है दार्जिलिंग टी, इसका केस लेके चलें। ठीक है, पेंटिंग्स जैसे कांगड़ा पेंटिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कांगड़ा टी, कुल्लू शॉल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनको चंबा रुमाल, ठीक है, स्पेशलिटी है ना वहाँ की, तो उन चीज़ों को क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। और आपको अपनी अपनी स्टेट में, जो आपके स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में, उन जीआई टैग्स के बारे में पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है, ठीक है, वो कौन गवर्न करता है, डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है। कौन सा, ट्रिप्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दिस इज़ वेरी बिग इशू बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। पेटेंट की बात करी जाती है, कॉपीराइट्स की बात करी जाती है, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन आती हैं बीच में। आपको पता है यूएस वगैरह कंट्रीज़ जो हैं वो इन चीज़ों पे बहुत फोकस करना चाहती हैं, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखिए जेनरिक मेडिसिन नहीं बनेगी तो क्या होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आगे ही नहीं है, और अगर अच्छे से मेडिसिन वगैरह का फ्लो नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली दैट विल हाईली इन्फ्लुएंस आवर होल स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज रेज हो जाते हैं इस केस में। एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन आर कवर्ड एज कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर पेरिस कन्वेंशन। ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी उठा के लेता है, ठीक है, तो इस कन्वेंशन के बारे में पक्का देखिएगा, ठीक है। और बोन कन्वेंशंस भी हैं, जैसे कॉपीराइट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। जब हम विजनाइज की मंथली मैगजीन के बारे में पढ़ेंगे देन डेफिनेटली वी विल गो इन डेप्थ, ओके। तो इन इंडिया, हाँ, ये तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में हो गया ना, ट्रिप्स एग्रीमेंट इस चीज़ को जो डब्ल्यूटीओ का है, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक कॉन्सेप्ट है जीआई एक्ट, ठीक है, जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999, जो कि 2003 से क्या हुआ था, अफेक्ट में आया था, ठीक है। तो इन एक्ट्स को याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को याद रखिएगा, पेरिस कन्वेंशन को याद रखिएगा, ओके। वी विल प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज न्यू यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट आर्टिकल देखा होगा तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, सिंपल भाषा में, ठीक है। अगर उनके सामने ये बात आई कि यार हमारे जो कंट्री है उसका नाम क्या हो, तो कुछ लोगों ने कहा भारत होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा इंडिया होना चाहिए, तो वही बुद्धा वाला मिडल पाथ लिया गया, इंडिया दैट इज़ भारत, आर्टिकल 1, भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, ये कहा गया आर्टिकल 1 में। उसको क्या कहा गया, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, सिंपल भाषा में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स मतलब सभी स्टेट्स एक एग्रीमेंट में आती हैं मिल के रहने के लिए, ठीक है। बट इंडिया के केस में हम सभी स्टेट्स, ठीक है, जो अब हम सभी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, J&K को क्या कर दिया गया है, यूटीज़ बना दिया गया है, 2 यूटीज़ में, लद्दाख एंड J&K। 28 स्टेट्स में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़, क्योंकि इंडिया जियोग्राफिकली बहुत बड़ी कंट्री है, उसकी वजह से हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड करा है, अदरवाइज़ कोई मोटिव नहीं है। बट आर्टिकल 1 हमें क्या दिखाता है, 2 चीज़ों के बारे में दिखाता है, नेम ऑफ द कंट्री एंड 2 टाइप ऑफ द पॉलिटी। एक तो कंट्री के बारे में बता दिया, टाइप ऑफ द कंट्री, टाइप ऑफ द पॉलिटी के बारे में बताया। पॉलिटी मतलब किस तरह का सिस्टम रहेगा, जैसे कि मैंने बताया यूनियन ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर, फेडरल है, फेडरल देखिए, फेडरल मतलब जो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में हैं, जो पावर्स हैं
पावर्स का विभाजन, मतलब कुछ पावर्स स्टेट के यूनियन के हाथों में दी गई हैं, कुछ पावर्स स्टेट्स के हाथों में दी गई हैं. दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर. दे कैन गवर्न देयर होल टेरिटरी in some extent actually. Schedule 7 of the Constitution provides 3 lists. कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट एंड कंकरेंट में जो बचे हुए सब्जेक्ट, ठीक है. कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं. समझ पा रहे हैं? बट कुछ सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, स्टेट में भी यूनियन लॉ बना सकता है यूनियन गवर्नमेंट, जैसे कि आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हेन प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल आ जाता है कंट्री में, सॉरी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में, तो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में चली जाती है, जो उनका गवर्नर होता है ना, उसके नाम पे रूल किया जाता है. और गवर्नर किसके द्वारा भेजा जाता है, सेंटर के द्वारा. तो ये था. अब यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन प्रेफर्ड, हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स नाम लिया है आर्टिकल 1 में, रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर 2 रीज़न. इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है. अमेरिकन फेडरेशन इज, ठीक है, वो एक एग्रीमेंट में होएगी, बट हम नहीं हैं, ठीक है. एंड अमेरिका इज़ द प्योर फेडरल कंट्री. वी आर क्वाजी फेडरल, क्वाजी मतलब आधे, पूरे भी नहीं, बीच में, ठीक है. एंड दूसरी बात, हमारी उनकी स्टेट्स के पास है अधिकार कि वो अमेरिका की फेडरेशन से निकल के अपना अलग बस सकते हैं, बट भाई साहब हमारे इंडिया में नहीं है राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन. ओके, हमारे इंडिया में कोई स्टेट ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं मेरे को अपना अलग ही, मैं अपनी कंट्री बना रही हूँ, ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है. तो इन दिस केस द इंडियन फेडरेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स. अरे गलत है, ये तो अमेरिका के केस में है. बट स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इन इंडिया, इफ इंडिया डिसाइड्स टू सीड टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which of the following would be used by the parliament? Article 2, Article 3, Article 368. अब इन दोनों का यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल 3 का यूज़ होगा यहाँ पे. आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताता है. तो हमें इस केस में आर्टिकल 2 के बारे में जानना पड़ेगा, 3 के बारे में जानना पड़ेगा. देखिए ऐसा है, वी आर सॉवरेन कंट्री, ठीक है, हम अपने लॉज खुद बनाते हैं, खुद उनको इम्पोज करते हैं. कोई हमारे ऊपर कोई हायर अथॉरिटी तो नहीं है, इंडिया के ऊपर नहीं है ना. तो दैट्स वाई वी आर सॉवरेन कंट्री. एंड इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज, हाँ एक्वायर कर सकती है, ठीक है, हम एक्वायर कर सकते हैं किसी और की टेरिटरी को. और हाँ, अगर टाइम आने पे अगर हमें लगे कि हमें अपनी टेरिटरी कुछ हिस्सा किसी कंट्री को देना है तो वो भी देना पड़ेगा. आपने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में सुना होगा, जो कि बॉर्डर एग्रीमेंट को इम्पोज करा गया था किसके बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, उन दोनों कंट्री के बीच में जो एग्रीमेंट था लैंड बॉर्डरी सेटलमेंट, वो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था. अब क्या हुआ, हम किसी टेरिटरी को ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ. क्या क्या है वो, सेशन, ठीक है, फॉलोइंग ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज, प्लेबिसाइट, इसके द्वारा, ठीक है. प्लेबिसाइट मतलब लोगों का डायरेक्टली वोट हो तो हम सीड कर सकते हैं, हाँ कि हाँ ऐसा है, हमें किसी और कंट्री में जाना है, लीज पे दे सकते हैं, गिफ्ट भी हो सकता है, ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक. और ऑक्यूपेशन, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड रूलर के द्वारा अभी तक ऑक्यूपाई नहीं करी गई है, उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन, मतलब उसकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया गया. कॉन्क्वेस्ट एंड सब्जुगेशन, और सब्जुगेशन, ठीक है, या तो उसको अपने आप में मिला लिया. कॉन्क्वेस्ट मतलब फोर्सफुली
हैं, पार्ट जीता, अपने में मिला लिया, कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल इट रिलेट्स टू द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यहाँ पे इन वर्ड्स पे ध्यान देना। नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब हम उनको एडमिट कर सकते हैं या इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एडमिट मतलब जो ऑलरेडी बनी हुई है, इस्टेब्लिश मतलब जिसको हम बना रहे हैं, न्यू स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 3 एंड 2 में ये मेन डिफरेंस है न्यू स्टेट का, ठीक है। और नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, एक्चुअली ये मेन डिफरेंस नहीं है, ये मेन डिफरेंस है, नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। बट आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन, इट रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये कहता है बाहर वाली टेरिटरीज के बारे में। बट आर्टिकल 3 जो कहता है वो इंटरनल मैटर के बारे में, इंटरनल जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी सेटलमेंट के बारे में। मान लीजिए पंजाब और हरियाणा की बाउंड्रीज़ को थोड़ा ऊपर नीचे करना हो तो वो आर्टिकल 3 कहता है। बट आर्टिकल 4 यहाँ पे मेंशन नहीं है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी मतलब चेंजेस आर्टिकल 2, 3 के अंदर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए, किसी भी चेंजेस में आर्टिकल 2 में 3 में किसी भी तरह का चेंज करना हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है अंडर आर्टिकल 368। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश एरिया ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। देखिए बेरवरी यूनियन केस हुआ था, बेरवरी यूनियन केस 1960 के आसपास, ठीक है। तो उसमें कहा गया था कि जो डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, मान लीजिए कोई स्टेट है जिसका एरिया किस स्टेट के साथ लगता है, किसी इंटरनेशनल बाउंड्री पे है, उसका अगर, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टेट इंटरनल मैटर की बात कर रहे थे ना, बट इंटरनल मैटर अगर इंटरनेशनल मैटर में चेंज हो जाता है तो वो ये कवर नहीं करेगा कि उस आप इंडियन टेरिटरी को किसी और कंट्री के हाथों में दे दें। सिंपल भाषा में फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, उसका कुछ हिस्सा किसके साथ लगता है? चाइना के साथ, मतलब तिब्बत के साथ एक्यूरेटली। अगर वो, वैसे तो इंटरनल बाउंड्रीज है तो इंडिया का पार्ट है ना हिमाचल, अगर उसका कुछ हिस्सा उसका डिमिनिश करना है या बढ़ाना है, ठीक है, अगर उस हिस्से को, कुछ हिस्से को अगर इंडिया बोले कि दे दें चाइना को, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर नहीं गिना जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये एक, इसके लिए क्या चाहिए होगा? इंडियन टेरिटरी कैन ceded to foreign state only by amending the constitution under article 368, और ये 1969 में क्लियर करा था। और इसी के तहत क्या हुआ, 2015 में क्या हुई थी अमेंडमेंट, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया 100th जो जिसने इफेक्ट करा बांग्लादेश एंड इंडिया ने कुछ पार्ट्स दिए और इंडिया ने लिए भी। बट यहाँ पे एक और बात आती है, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ठीक है। वहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिमार्केटेड एरिया नहीं है, मतलब लाइन नहीं है। जैसे कि अभी इश्यूज चल रहे हैं इंडिया और चाइना के साथ, नेपाल के साथ भी हैं, पाकिस्तान के साथ भी हैं। जैसे चाइना के साथ डोकलाम क्राइसिस हुआ, उसके बाद आपको तवांग ट्रैक्ट पता होगा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, उस पर भी इशू है। आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पता होगा, ठीक है, श्योक रिवर, ठीक है, पेंगोंग सो लेक, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उस केस में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर नहीं है। उसमें सिंपल अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब जो हमारी पीएम वगैरह, ये जो है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, वो एक सिंपल एक नोटिफिकेशन निकालती है एग्जीक्यूटिव एक्शन। हाँ, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हाँ ये बाउंड्री रहेगी, उसमें चाहे ऊपर जाए, कुछ एरिया जा रहा है, चाहे आ रहा है, तो वो किस एक्शन में नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, मतलब वो आर्टिकल 368 के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। माइट बी
अगर आपको कोई डाउट रहता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है CBI। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट डील्स ओनली विद द ऑफेंसेस, ओनली वर्ड्स आ गया यार, ओनली विद केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, अरे हर बार जब कोई बड़े हाईलाइट हो जाता है, रेप केस हो जाता है, चाहे कोई मर्डर हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ, क्या मांग रखी गई CBI को, तो वो ना करप्शन में ना इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इंक्लूड होता है, तो ये और भी मैटर्स को इंक्लूड करता है। देन ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। एंड CBI फंक्शनिंग इज सुपरिटेंडेंट विद, मतलब अगर CBI कोई काम कर रही है किस एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर किसी मैटर को, करप्शन के मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उस केस में CBI की विजिलेंस कमीशन जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसका सुपरिटेंडेंस उसके ऊपर रहेगी। एंड दिस इज करेक्ट। जैसे कि CVC के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि CVC था 1964 के आसपास बना था, बट इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया था, एक्चुअली केस संथनाम कमेटी आई थी, उसके रिकमेंडेशन पे विजिलेंस कमीशन बना था, और जो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है वो 2004 आई थिंक। एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, इट वाज 2003। ओके, तो 2003 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। ओके, तो और भी चीज़ों को देख लेते हैं। इट इज़ CBI इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ना ही किसी स्टैट्यूट के अंदर मेंशन है। इट इज़ अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कर्मचारी, ठीक है, जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक अटैच्ड ऑफिस है। और जो पावर्स जो लेता है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। एक्चुअली ये जो एक्ट आया था, CBI बनी थी, ये किसके लिए, वॉर क्राइम्स में जो करप्शन हुई थी, वॉर करप्शन के टाइम पे क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना 1939 से लेके 1945 तक, उसमें जो करप्शन के केसेस को हैंडल करने के लिए इस चीज़ को लाया गया था। बट विद द पासेज ऑफ टाइम इस चीज़ को एक्सपेंड करा गया, और ये इन सभी केसेस पे भी क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। एक्चुअली ओवर द टाइम टुडे इट हैज़ 3 डिविजन्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। एंटी करप्शन डिवीज़न, प्रिवेंशन, देखिए एंटी करप्शन डिवीज़न जो है वो प्रिवेंशन कौन से केसेस को हैंडल करता है, जो कि इस एक्ट के अंदर आते हैं, मतलब जो पब्लिक ऑफिशियल्स के, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट्स हो गए, ठीक है, उन केसेस पे क्या करेगा, ये इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे CBI जो है वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और ये थोड़े टाइम पहले अमेंड भी हुआ था, और अब ये अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं, किसी कर्मचारी से, तो करप्शन दे रहे हैं, तो करप्शन देना भी एक अपराध हो गया है। अगर आपसे करप्शन मांगी गई है और आप 7 दिनों के अंदर अंदर बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, तो आपको गुनहगार नहीं माना जाएगा। तो याद रखिएगा, अगली बार अगर आप करप्शन देने या लेने की कोशिश करते हैं तो इस एक्ट को ज़रूर याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स, सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड्स, क्राइम्स रिलेटेड टू फेक इंडियन करेंसी, ये एक दूसरा डिवीज़न है इसका। एंड स्पेशल क्राइम डिवीज़न इन्वेस्टिंग सीरियस सेंसेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हीनियस क्राइम लाइक रेप केसेस, मतलब सेंसेशनल जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मचा दी है, लाइक जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का
मर्डर हुआ या फिर उन्होंने खुद ही फांसी लगा ली, कुछ भी हुआ, दैट इज़ नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न बट सेंसेशनल क्राइम्स। ओके वेट, अभी यहाँ पे और क्या है, और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जैसे सेंसेशनल क्राइम्स अंडर द आईपीसी, आईपीसी में इंडियन पीनल कोड आपको पता है ना, इंडियन पीनल कोड, उसमें जो बहुत ही अलग अलग तरह के ऑफेंसेस मेंशन्ड है, ठीक है, उसमें अगर लगता है स्टेट को, स्टेट की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर करते हैं, तो उस केस में भी सीबीआई एंटर कर सकती है। आगे देख लेते हैं, द लॉज विच सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट क्राइम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3, दैट इज सुओ मोटो टेक इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस, ठीक है, सुओ मोटो का मतलब खुद से उस चीज़ में अप्रोच करना, मतलब मान लीजिए अगर सीबीआई को लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग देयर, देन ऑब्वियसली सीबीआई जो होगी वो वहाँ पे उस केस में एंटर कर जाएगी, बट वो केसेस किसके नहीं होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए, उसमें उस केस में क्या लेनी पड़ेगी, सबसे पहले वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेट द ऑफेंसेस नोटिफाइड इन डीपीएससी एक्ट ओनली इन यूटीज़, जैसे मैंने आपको बताया यूटीज़ में ले सकता है, यूटीज़ समथिंग एल्स जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्न करी जाती है, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, क्योंकि सेंटर के पास बहुत मैक्सिमम पावर रहती है यूटीज़ के केसेस में। टेकिंग अप द इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट रिक्वायर्स प्रायर कंसेंट ऑफ, मतलब जैसे आपको मैंने पहले बता दिया है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट सच क्राइम्स इन अ स्टेट ओनली विद द कंसर्न स्टेट, उसकी कंसेंट मतलब उसकी सहमति, उनसे परमिशन मिल गई। एंड हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम्स एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे फंस जाती है स्टेट, अगर भाई साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोल दिया ना तो फिर करना पड़ेगा। और लास्ट, सीबीआई सीवीसी शेल एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई, ठीक है, ये क्लियर है। तो इस केस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है क्या है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में रहे थे ये एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, ऐसी चीज़ें हम बारी बारी से इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देखिए माइनर वाली चीज़ें ना इस एक्ट में नहीं है मेंशन, ओके, तो पहली तो स्टेटमेंट यहीं से रॉन्ग हो गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस एमएसपी फॉर वेरियस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP। यहाँ तक तो ठीक है यार, एमएसपी सच में दिया जाता है, ठीक है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ट्राइफेड प्लस स्टेट्स, इसकी रिकमेंडेशन में जो CACP थी, आपको पता है FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड CACP, ठीक है, ये कब बनी थी, 1965 के आसपास। PDS सिस्टम जब पढ़ोगे ना, PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी के अंदर, तब आपको ये चीज़ें कन्फर्म करें। और CACP किसकी देता है, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स, जिसके लिए अभी फार्मर्स लड़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनरीली ऑल बिजनेस और लेजिस्लेचर, सॉरी ये 10th क्वेश्चन, हाँ देखिए, इन अ बिड फाइनेंशियली एम्पावर्ड, कोविड-19 क्राइसिस की वजह से क्या हुआ है, सेंटर ने इंक्रीज कर दिया है MSP किसका, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया 16 से 30% तक, ठीक है। और 20 न्यू आइटम्स भी इंक्लूड करी गई हैं इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन के अंदर, जैसे कार्डमम, इलायची,
ठीक है, टर्मरिक, जिंजर, पैन, तुलसी, इन सभी चीज़ों। एंड बैम्बू ब्रूम्स, झाड़ू, ब्रूम्स, ठीक है, बैम्बू के जो झाड़ू बनते हैं उनको भी इस चीज़ में इंक्लूड करा गया है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स collected by tribals in northeastern states will also be included, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। बट यहाँ पे एक्ट्स पे आते हैं। These are very good further points. Indian Forest Act 1927 defines only forest produce। देखिए वहाँ पे माइनर फॉरेस्ट MFP की बात करी जा रही है, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करता है। किसकी, कौन? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। एंड दिस टर्म कनोट्स टू द दोज प्रोडक्ट्स वेदर फाउंड इन और ब्राउट फ्रॉम द फॉरेस्ट। समझ पा रहे हैं? और ये टिम्बर, चारकोल और भी चीज़ों के बारे में बात करता है। ये सभी चीज़ें याद नहीं करनी है, बट आपको बैम्बू के बारे में ज़रूर याद रखना है। बैम्बू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 कैसे इनकरेक्ट हो जाती है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करी जा रही है कि जो कि सबसेट है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि कुछ चीज़ें, जैसे कि कोई पेड़ उग रहा है, ठीक है, उसकी पत्तियां इतनी इम्पोर्टेंट है, वो नीचे गिर रही हैं, फेल हो रही हैं, और वहाँ पे कौन है? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो आ रहे हैं, इनको उठा रहे हैं और इनका यूज़ करके कहाँ पे बेच रहे हैं। दैट इज़ फाइन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? इसको पूरा काटा गया और यहाँ पे ले गए। फॉरेस्ट प्रोड्यूस समथिंग एल्स एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज समथिंग एल्स। जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या डेफिनेशन जो दी गई है वो 2007 में जो एक्ट इनेक्ट हुआ था, 2006 में आया था, इनेक्ट कब हुआ था? 2007 में हुआ था, सॉरी लागू जो किया गया था, इन फोर्स आया था एक्चुअली, ठीक है। इस एक्ट को याद रखिएगा। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इस एक्ट को सिंपल वर्ड्स में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 भी कहा जाता है। और इसके हिसाब से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? ऑल नॉन टिम्बर, यार नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन इंक्लूड बैम्बू। बैम्बू को भी इस डेफिनेशन में डाल दिया गया है। 2017 में एक क्या करी गई? अमेंडमेंट, उसमें बैम्बू को कहाँ से? यहाँ से फॉरेस्ट प्रोड्यूस से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में डाल दिया गया। और अब क्या होता है? बैम्बू को आप अपने आसपास उगा सकते हैं और उसको गिरा भी सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ये इन चीज़ों में चेंज कर देता है। तेंदू, केंदू लीव्स और ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको रखना है। बैम्बू एंड केन्स। Thus the definition minor forest includes bamboo and cane, thereby changing the categorization of bamboo and cane trees under the, जो कि trees थे पहले, अब इनको minor forest produce का तबका दे दिए गए। और इस केस में क्या इम्पोर्टेंट है? अबाउट द फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट, जैसे मैंने आपको तो बताया 2017 में अमेंडमेंट हुई किसकी? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की, जिसमें ट्रीज इन चीज़ों को हटा के रिमूव द बर्ड बैम्बू growing in non-forest areas will be waived off from the requirement of permission लेनी पड़ती है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है कि हमने ये कोई पेड़ गिराना है, बट अब ऐसा नहीं है। अबाउट द स्केड्यूल ट्राइब, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि इनेक्ट करा गया इन 2007 में, एक्ट रिकोगनाइजेस एंड वेस्ट रिकोगनाइज करता है, मानता है और ये भी अधिकार देता है इंडिविजुअल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को विथ फॉरेस्ट राइट एंड लिव इन, वहाँ पे रह सकते हैं। कहाँ पे? फॉरेस्ट में। ये फॉरेस्ट राइट्स हैं उनके, कल्टीवेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं फॉर इन द फॉरेस्ट लैंड में, हाँ। एंड दैट वाज ऑक्युपाइड बिफोर ये भी कंडीशन है। 13 दिसंबर 2005 से पहले जो ऑक्युपाई कर दी गई है उनको ये फॉरेस्ट राइट्स हैं। एंड ग्रांट कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स टू प्रोटेक्ट करेंगे रीजनरेट फॉरेस्ट अंडर सेक्शन 3 क्लोज 1 सब क्लोज आई। ये इतना कुछ याद नहीं करना, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। ग्रांट करता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स टू मैनेज, प्रोटेक्ट एंड रीजनरेट द फॉरेस्ट, ओके। एंड ये जो 2006 का ये डिफाइन करता है फॉरेस्ट राइट्स एज इंक्लूसिव ऑफ राइट्स ऑफ ओनरशिप। राइट तो ओनरशिप की है, हाँ, वो वहाँ के मालिक हैं। कलेक्ट करने का भी है, यूज़ करने का भी है और उसको डिस्पोज करने का भी, किसको?
MFP को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। कलेक्टर विद इन और आउटसाइड द विलेज बाउंड्रीज। इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ एंड ग्राम सभा, तीनों इंडिविजुअल, यहाँ पे आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है। ओनली इंडिविजुअल्स, ओनली नहीं रहेगा ना, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ एंड ग्राम सभाज हैविंग राइट्स अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन एक्ट will not only having the right to use but right to ownership यार over minor forest produce। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, शायद समय लग सकता है इस वीडियो को, बट दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। बहुत सारे टॉपिक इसमें क्लियर हो रहे हैं। और हाँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या फ़र्क होता है, इसमें 100% फंडिंग रहती है सेंटर की, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में स्पॉन्सर किया जा रहा है तो कुछ अलग अलग एरिया के हिसाब से। हिली रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 90 और 10% की रेशियो रहती है। 90% कहाँ से आता है, सेंटर से। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है मैक्सिमम किस केस में आती है, जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, जहाँ पे स्टेट की पावर होती है। और उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में मैक्सिमम सेंट्रल सेक्टर में जहाँ पे सेंटर की पावर रहती है जिन सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। और स्टेट में जहाँ पे पावर रहेगी वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहेंगी। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ट्राइबल फेडरेशन, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, जो कि रिकमेंडेशन देती है एंड स्टेट कंसर्न, और 1987 में बनी थी ट्राइफेड, याद रखिएगा। हाँ, ये हो गया। अगला पार्ट देखते हैं। द मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा आर 552, हाउएवर देयर आर टोटल ऑफ 545 सीट्स member, and if only 300 members are present at time of voting, then constitutional amendment bill under 368 must be supported by minimum of। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, अरे यार स्पेशल मेजोरिटी की बात आ गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, डिवाइडेड बाय 2/3, सो मल्टीप्लाई 200, और ये आ गया आपका आंसर 200। और यहाँ पे इसको ठीक करके आ जाओगे, बट दिस इज़ रॉन्ग आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजोरिटी, दो केसेस आते हैं। एक तो क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 545 की कितनी मैंने बताई थी, 545 की कितनी बताई थी मैंने, इसको डिवाइड कर दो 2 से, 273 कम से कम तो इतने बंदों की तो होनी चाहिए। हाँ, और यहाँ पे दूसरा केस बताया गया, ओनली 300 मेंबर्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ। अरे 300 की 2/3 कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 200, बट हमने बोला है एंड। उस केस में फर्स्ट स्लाइड में गए थे ना हम उस टाइम पे मैंने आपको बोला था। तो इस केस में भी 273 मेंबर्स की कम से कम चाहिए, चाहे 300 हो चाहे 274 क्यों ना हो मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं। उसमें 274 में से 273 की क्या चाहिए, सहमति चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को पास करने के लिए। वो 2 केसेस लिखवाए थे, ठीक है, जाके ऊपर पढ़ लीजिएगा। एंड आंसर वुड बी ए 273। हाँ, और जॉइंट सेशन नहीं होता है, किसमें जॉइंट सेशन नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होता है। एंड अ बिल दैट बिल रिक्वायर्ड, एवरी अमेंडमेंट बिल इज रिक्वायर्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो दीज आर द सम केसेस, और आई थिंक फॉर टुडे 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। अगर आपको ये सेशन सही लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आप शेयर करते हैं नॉलेज, शेयर इज नॉलेज केयर। एंड थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।